अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? अच्छा चलें, ठीक है। तो लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन। जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं लिया था, बल्कि किसी ने भी नहीं लिया था, मेरा ख्याल सिर्फ सफ़ा ही थी, या वो भी नहीं थी, आई थिंक सो। तो उसमें मैंने बताया था कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके कुछ अफेक्ट्स हैं, उसके कुछ असरात हैं। और वो असरात मैं मरवा थी सर। ठीक है, ठीक है। मुझे लगा कि शायद किसी ने भी क्लास नहीं ली। चलें, बहरहाल अच्छी बात है अगर आप थी तो। बाकी लोगों को भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए, हालांकि मैंने बताया कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो एब्सेंट नहीं होना चाहिए आप लोगों को भाईजान। आ जाया करें क्लास में। आधे घंटे से ऊपर की क्लास नहीं होती। आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, इतने की क्लास होती है। इससे ज्यादा क्लास नहीं होती। आपके नॉर्मल लेक्चर जितनी क्लास होती है, बल्कि बाज़ दफा उससे भी छोटी होती हैं। अच्छा देखिएगा, हमारा कॉन्सेप्ट था टाइम डायलेशन। पहले जरा मैं आपको बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखें, लास्ट टाइम मैंने ये बात की थी कि आपके पास कुछ जो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके कुछ अफेक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। और वो अफेक्ट्स हैं टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन। तो ये तीनों इफेक्ट्स अब हमने देखने हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, टाइम डिलेशन क्या है और मास वेरिएशन क्या है। तो आज के लिए हम सिर्फ टाइम डिलेशन देखेंगे। अगर वक्त मिला तो फिर इंशाल्लाह हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। पहली बात बेटे याद रखिएगा, वो ये कि अगर आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाई थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश की थी, और की थी सन 1905 में। तो अगर आप बात करें अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो बेटे टाइम जो है ना, टाइम, वक्त, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरता। इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूं, और ये भी मैं आपको एक दफा दोबारा से दिखा देता हूं ऊपर से, कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे। जैसे आप यहां पर देखें, ये इस जगह पर न्यूटन और गैलीलियो, जो ये कहते थे कि लेंथ, मैस और टाइम तीनों क्या है, एब्सोल्यूट है। ये गैलीलियो और न्यूटन कहते थे। लेकिन अगर हम आगे चलें, आज जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारे सामने थ्योरी पेश की है, वो ये कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है। यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं कि जो न्यूटन और गैलीलियो कहते थे कि टाइम एब्सोल्यूट है, बेसिकली वो झूठ है। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं कि टाइम इज बेसिकली रिलेटिव। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि टाइम रिलेटिव है। इस बात का मतलब क्या है? पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो टाइम है वो हमारे पास रिलेटिव है। अब इस बात का मतलब समझना है हमने कि टाइम रिलेटिव होने का मतलब क्या है। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि टाइम क्या है? तो हमें पता चला कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो टाइम है हमारे पास, वो है रिलेटिव। ओके, अच्छा अब यहां पर देखें जरा, इस बात का मतलब क्या है, टाइम के रिलेटिव होने का क्या मतलब है? ये ध्यान से आपने समझना है। बेटे टाइम के रिलेटिव होने का मतलब ये है कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, अलग अलग ऑब्जर्वर जो होते हैं आपके पास, जैसे कि कोई ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा होगा, या फिर कोई ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर होगा। यानी कोई ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर होगा, और कोई ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में होगा, तो फिर उनके लिए टाइम भी डिफरेंट गुजरेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स एक्सपीरियंस डिफरेंट
रेट ऑफ फ्लो ऑफ टाइम। जो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो डिफरेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ टाइम ऑब्जर्व करते हैं। अब इसकी मैंने लास्ट टाइम एक मिसाल डिस्कस की थी, मैं एक दफा दोबारा आपके सामने वही मिसाल बयान करता हूं। बेटे देखिएगा, लेट्स इमेजिन कि ये आपके पास हमारी धरती माँ है, जमीन। इस जमीन पर दो ट्विन्स का जन्म प्राप्त होता है। यानी यहां पर दो ट्विन्स किसी इंसान के घर पैदा होते हैं। एक ट्विन ये है, एक ट्विन ये है। ट्विन्स की खास बात ये होती है कि ट्विन्स की उम्र सेम होती है, क्योंकि ट्विन्स इकट्ठे पैदा होते हैं ना, तो ट्विन्स की उम्र क्या होती है, सेम। अब आप क्या करें कि आप इस एक ट्विन को स्पेस में भेज दें, इन अ स्पेसशिप। ये स्पेस में जाएगा, घूमेगा फिरेगा, लेकिन शर्त ये है कि ये जाएगा बहुत फास्ट, बहुत तेज रफ्तार से जाएगा, वेरी वेरी फास्ट। दूसरे वाले को आप जमीन पर रखें। अब होता क्या है कि 10 साल के बाद ये स्पेस में घूम के वापस आता है। तो जब ये स्पेस में से घूम के वापस आता है आपके पास, जो ट्विन आपने स्पेस में भेजा था बहुत फास्ट स्पीड पर, जब वो 10 साल बाद घूम के वापस आता है, तो वो देखता है कि उसका भाई जो कि उसके साथ ही पैदा हुआ था वो 20 साल का हो चुका है, जबकि ये तो अभी 10 साल का ही है, क्योंकि इसके लिए तो 10 साल गुजरे हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? यानी कि हुआ क्या, जो भाई रेस्ट पर था उसके लिए वक्त तेजी से गुजरा, और जो भाई बहुत फास्ट मूव कर रहा था उसके लिए वक्त स्लो गुजरा। इसका मतलब ये है कि टाइम पासिस स्लो फॉर अ फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर। अगर आपके पास कोई फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर हो, बहुत तेज रफ्तार से कोई बंदा मूव करके जा रहा हो, तो उसके लिए टाइम स्लो गुजरता है। ठीक है, टाइम पासिस स्लो, उसके लिए वक्त गुजरता है स्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं टाइम डायलेशन, वक्त का फैल जाना। बात समझ आई कि नहीं आई? यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपके पास बहुत तेज मूव कर रहा होता है, बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है, उसके लिए जो वक्त गुजरता है वो स्लो गुजरता है एज कंपेयर टू वो बंदा जो कि रेस्ट पर है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइम डायलेशन, और ये सबसे पहले हमें बताया था महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब यहां पर याद रखिएगा, अगर आपके पास एक बंदा स्टेशनरी है, यानी कि रेस्ट पर है, लेट से मैं कहता हूं कि ये बंदा आपके पास एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, और ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर करता क्या है, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर मेजर करता है टाइम को। अब चूंकि ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो इसके लिए टाइम स्लो तो नहीं ना होगा, क्योंकि टाइम स्लो किसके लिए होता है, जो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहे होते हैं, फास्ट। लेकिन ये तो स्लोली स्लोली मूव कर, बल्कि ये मूव ही नहीं कर रहा, यानी कि ये रेस्ट पर है, स्टेशनरी है। जब ये टाइम मेजर करेगा तो टाइम स्लो नहीं होगा, बल्कि प्रॉपर वक्त आएगा, जो कि वक्त असल में फ्लो करता है। उस वक्त का नाम होता है प्रॉपर टाइम, और उसको कहते हैं टी नॉट। क्या बोला मैंने प्रॉपर टाइम के कॉन्सेप्ट में? अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर टाइम को मेजर करता है, यानी कोई ऐसा ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो उसके वक्त में तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम उसके लिए स्लो गुजरता है जो फास्ट मूविंग होता है। यानी जो बहुत तेज रफ्तार से स्पेस में मूव कर रहा होता है उसके लिए टाइम स्लो स्लो गुजरता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वर ही स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर मूव ही नहीं कर रहा, वो टाइम को मेजर करेगा तो टाइम कैसा आएगा, टाइम आएगा प्रॉपर टाइम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर टाइम। और ये प्रॉपर टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये याद रखना। ये है प्रॉपर टाइम। ओके जी, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब ये तो था स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अच्छा, अगर आपके पास हो कोई फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर, कौन सा ऑब्जर्वर हो जी, फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर। तो इफ यू हैव अ फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर, भाई अगर कोई फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर टाइम को मेजर करता है, तो मुझे बताएं कि अब उसके लिए टाइम क्या आएगा, स्लो आएगा ना। वो टाइम को मेजर करता है तो टाइम स्लो हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग है तो फास्ट मूविंग के लिए टाइम कैसे पास करता है, स्लो। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज मूव कर रहा है तो उसके लिए वक्त स्लो गुजरेगा। यानी अगर आप एक स्पेसशिप में बैठ के बहुत तेज रफ्तार से कहीं जा रहे हैं,
तो आपके लिए अगर 1 घंटा गुजरा है, तो हो सकता है कि आपके जो लोग जमीन पर हैं, जो लोग बहुत तेज मूव नहीं कर रहे हैं, उनके लिए 4 घंटे गुजर गए हों। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला है। अगर आप एक स्पेसशिप में हैं और बहुत तेज रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आपके लिए 1 घंटा गुजरा है, तो हो सकता है कि आपके जो घर वाले जमीन पर हैं, जो कि फास्ट मूव नहीं कर रहे, उनके लिए 4 घंटे गुजर गए हों। क्योंकि हमारे लिए टाइम जब हम फास्ट मूव करते हैं ना, तो कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर जो है आपके पास, जब वो टाइम को मेजर करेगा, तो उस वक्त वो प्रॉपर टाइम नहीं ना होगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर टाइम नहीं होने वाला। वो वहां पर टाइम स्लो हो जाएगा। बेटा ये जो टाइम स्लो हो जाता है ना, इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक टाइम। क्या कहते हैं जी? रिलेटिविस्टिक टाइम। और इसको शो करते हैं हम टी से। लेट मी राइट इट अगेन। सर तो अगर स्पेस में कोई वॉच लेकर जाए तो, जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है फातिमा आपने। और ये मैं दाद देता हूँ आपके क्वेश्चन की। बिल्कुल, अगर कोई बंदा स्पेस में वॉच लेकर जाए, तो उस वॉच का टाइम भी स्लो हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि बंदा बहुत तेज ट्रेवल कर रहा हो। अगर बंदा स्लो ट्रेवल करेगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम डायलेशन का इफेक्ट बहुत हाई स्पीड पर शो होता है, तकरीबन नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बंदा स्पेस में एक वॉच पहनकर जाएगा, तो वो अगर बहुत तेज रफ्तार से स्पेस में मूव करेगा ना, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, उसकी वॉच में भी टाइम स्लो हो जाएगा। अब जब मैं आप लोगों के लेवल पर था और मैंने पहली दफा ये कॉन्सेप्ट सीखा, ये कॉन्सेप्ट मैंने सीखा था बेटे फर्स्ट ईयर में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था। आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, मैंने फर्स्ट ईयर में सीखा था। फर्स्ट ईयर में कॉमनली हमारे हाथ में फोन लगा था, मैट्रिक तक हमारे हाथ में फोन नहीं था। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर में हमारे पास मोबाइल फोन आया, तो यूट्यूब पे हमने ये फिजिक्स के रिलेटेड मैंने वीडियोस देखना शुरू की। फिजिक्स में मुझे पहले से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे डेवलप हुआ फर्स्ट ईयर में। तो मैंने वहां पर जब ये टाइम डायलेशन की वीडियोस देखी, तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया करता था। और क्वेश्चन क्या आया करता था कि देखें, ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, इनमें वो मैकेनिकल वॉच लेकर जाते हैं, यानी वो सुइयों वाली घड़ी होती है ना, वो लेकर जाते हैं, और वहां पर टाइम स्लो हो जाता है। तो मैं ये सोचता था कि शायद कोई उस घड़ी की गरारियों में कोई ऐसा मसला आता है कि जिससे टाइम स्लो हो जाता है। तो मैं ये सवाल करता था खुद से, और मुझे उसका जवाब किसी ने नहीं दिया, कोई बता ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों। हालांकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, शायद उस वक्त हमारे जो टीचर्स थे वो इतने एक्सपर्ट ही नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं कोई डिजिटल वॉच लेकर जाऊं, वो जिसमें नंबर्स आते हैं ना, रेड रेड कलर के नंबर्स आते हैं जिसमें, मैंने कहा कि अगर मैं कोई डिजिटल वॉच लेकर जाऊं, उसके अंदर तो कोई मशीन होती नहीं है जो घूमती हो, जिससे सुइयां चलती हो। और तो मैंने कहा कि फिर स्लो क्या होगा? तो क्या अगर मैं एक डिजिटल वॉच लेकर जाऊं, तो क्या फिर उसमें वक्त स्लो चलेगा कि नहीं चलेगा? अब पहले मैं चाहता हूं आप अपनी राय दें इस बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इसका जवाब मिला कैसे। सवाल मैं रिपीट कर देता हूं कि जब आप स्पेस में बहुत तेज स्पीड पे ट्रेवल करते हैं, तो आपके लिए वक्त स्लोली स्लोली गुजरता है, वक्त की गुजरने की रफ्तार स्लो हो जाती है। यानी कि आपकी घड़ियां स्लो टिक 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 स्लो करने लग जाती हैं। तो अगर आप बहुत तेज रफ्तार में मूव कर रहे हैं, आपके लिए 2 घंटे गुजरे हैं, तो आपकी रफ्तार चूंकि बहुत तेज है, तो आपकी घड़ी टिक 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 स्लो करेगी, यानी आपके लिए वक्त देर से गुजरेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ आपके लिए वक्त स्लो 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 गुजरेगा। तो अगर आपके लिए 2 घंटे गुजरे हैं, तो पॉसिबल है कि जो लोग जमीन पर हैं उनके लिए 10-12 घंटे गुजर गए हों। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो आप मैकेनिकल वॉच लेकर जाते हैं स्पेस में, तो वो तो स्लो हो जाती है, लेकिन जो जो आपकी डिजिटल वॉच होती है, क्या उससे ये स्लो होगा? जरा आप अपनी राय दें, फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। जी ठीक है। मुझे आपका मैसेज आ गया है, खोला। और फातिमा, स्लो ही होगा क्योंकि 60 सेकंड ही स्लो कवर होंगे तो टाइम, जी जी बिल्कुल फिजा ठीक है। जी मरवा बेटे, आपका जवाब रह गया बेटे सिर्फ। स्लो नहीं होगा? अच्छा वो क्यों? आपके ख्याल में इसकी क्या रीजन है, क्यों स्लो नहीं होगा?
लगता ही है ऐसा, अच्छा लगता ही है ऐसा। बेटा देखें, जब मेरे जहन में यह सवाल आया ना तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला। क्योंकि मैं ये समझ बैठा था कि असल में घड़ी में कुछ होता है जिससे वक्त स्लो हो जाता है, मैं ये समझ बैठा था। मेरा ये ख्याल था कि घड़ी के अंदर कुछ ऐसा होता है जिससे वक्त स्लो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में वो रियलिटी में वक्त स्लो हो जाता है। स्पेस इस तरह से अपने आप को बेंड कर लेती है कि वक्त स्लो हो जाता है। बात समझ आ रही है? यानी स्पेस और टाइम इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि हमारे लिए वक्त स्लो हो जाता है जब हम बहुत तेज रफ्तार से मूव करते हैं। तो आपके पास दुनिया की कोई भी घड़ी हो, उसके ऊपर वक्त स्लो हो जाएगा। यानी वक्त रियलिटी में स्लो हो जाएगा। रियलिटी में, ये कोई इल्यूजन नहीं है जो डेजर्ट में होता है, ऐसा नहीं है। वक्त रियलिटी में स्लो हो जाएगा इन केस अगर आप स्पेस में बहुत तेज रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हैं। तो बहरहाल हम वापस आते हैं अपनी कन्वर्सेशन के ऊपर। तो मरवा का आंसर गलत था, बाकी सबका आंसर ठीक था, लेकिन इसमें हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अ, इंसान गलत आंसर दे दे के ही ठीक आंसर सीखता है। बहरहाल, तो फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर जो है आपके पास, यानी कि ऐसा ऑब्जर्वर जो बहुत तेज ट्रेवल कर रहा है, जब वो टाइम को मेजर करेगा तो उसका जो टाइम है वो हमारे टाइम से डिफरेंट होगा, और उस टाइम का नाम क्या होगा? रिलेटिविस्टिक टाइम। सर इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टाइम उतना ही रहेगा, बट हम फास्टली मूव कर रहे हैं इस वजह से स्लो मेजर हो रहा है। नहीं 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 नहीं। अच्छा, जमीन पर रहने वालों के लिए वक्त उतना ही फ्लो करेगा, लेकिन हम जब फास्ट मूव करेंगे ना तो वक्त उतना नहीं रहेगा, बल्कि वक्त खुद ब खुद ही स्लो हो जाएगा। बात समझ आ रही है? वक्त स्लो हो जाएगा, फिजिकल स्लो होगा। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक निकालने की जरूरत है। वक्त फिजिकली स्लो होगा, इसमें आपके जितने केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी उतने ही स्लो हो जाएंगे, आपके दिमाग की फंक्शनिंग भी उतनी स्लो हो जाएगी, आपकी एज भी उतनी स्लो बढ़ेगी। यानी अगर बाकियों के लिए 24 घंटे गुजरे हैं और आपके लिए 8 घंटे गुजरे हैं, तो आपकी उम्र सिर्फ 8 घंटे बढ़ेगी, 24 घंटे नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप वहां स्पेस में रहें 200 साल तक, तो आप अगर 200 साल जिंदा रहे हैं तो बाकियों के लिए दुनिया में हो सकता है 800 साल गुजर चुके हों। तो अगर आपकी 80 साल उम्र है, लेट से आपने 80 साल गुजारे हैं वहां पर, तो हो सकता है कि बाकी जमीन पर जो लोग मौजूद थे उनके लिए 200 साल गुजर चुके हों। तो उनको पता भी ना हो कि आप जिंदा हैं कि नहीं, लेकिन आप जिंदा होंगे, आपके लिए सिर्फ 80 साल गुजरे हैं, लेकिन दुनिया के लिए गुजर चुके होंगे काफी सारे साल। इसलिए मैंने आपको मशवरा दिया था कि मूवी देखिएगा इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर मूवी जरूर देखिएगा, आपको उसके अंदर ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि अब तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अब आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये आपने इंटरस्टेलर मूवी जरूर देखनी है। कल बल्कि वीकेंड था, आपको देखनी चाहिए थी, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि आपके पास जब भी फ्री टाइम हो, आपने इंटरस्टेलर मूवी जरूर देखनी है। बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ इस बात पे। चलें, 1 2 3। ओके, अच्छा अभी मैंने बात की कि अगर कोई ऑब्जर्वर फास्ट मूविंग हो, यानी कि बहुत तेज रफ्तार से मूव कर रहा हो, तो उसके लिए जो वक्त है वो रिलेटिविस्टिक टाइम होगा। अच्छा, अब कुछ डेरिवेशंस के बाद जो कि आपकी किताब ने डिस्कस नहीं की, हाँ, जब आप एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुदा ना खास्ता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसको इतनी डिटेल में पढ़े, एडवांस लेवल पे जाके पढ़ें, क्योंकि फिर इसमें बड़ा ही मुश्किल मैथमेटिक्स है, और इतना मुश्किल मैथमेटिक्स है कि समझ में भी नहीं आता। तो इसलिए ना पढ़िएगा। बहरहाल हम देखते हैं जी, इसमें जो हमारा रिलेटिविस्टिक टाइम आता है ना, यानी कि किसी फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर को जो टाइम फील होगा, उसका फार्मूला आता है जी टी नॉट, यानी कि प्रॉपर टाइम। टी नॉट अभी हमने बात की थी, टी नॉट है प्रॉपर टाइम, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - वी स्क्वायर है हमारी स्पेसशिप की स्पीड, और सी स्क्वायर है हमारी सैटेलाइट की स्पीड। सर अगर समझ में ही नहीं आता तो फिर पढ़ता कौन है उसे सर? हमारे जैसे पागल पढ़ते हैं बेटा, जो पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं ना, या जिनको अपनी जिंदगी में सुकून अच्छा नहीं लगता, तो वो फिजिक्स में घुस जाते हैं, और इतना डीप घुस जाते हैं कि फिर उनको सोते हुए जागते हुए चैन नहीं होता। तो मैं नहीं चाहता कि किसी और बंदे को इतनी बेसुकूनी हो, या उसका दिमाग, जी जी बिल्कुल, तो मैं नहीं चाहता कि भाई किसी और बंदे के दिमाग को इतना स्ट्रेस पहुंचे, क्योंकि बस छोड़ दें फिजिक्स,
फिजिक्स बहुत जालिम चीज है। फिजिक्स के बारे में अभी मैं कोई राय कायम नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिक्स ने बहुत तंग किया मुझे। और बस छोड़ें, बहरहाल फिजिक्स बहुत बहुत गहरी चीज है, इतनी गहरी चीज है कि इंसान फिजिक्स की तलाश में ना बहुत कुछ खो देता है। इंसान दोस्त भी खो देता है, वक्त भी खो देता है, अपना दिमाग खो देता है कायनात की तलाश में। तो बहुत मुश्किल चीज है। बहरहाल मैं इसलिए कहता हूँ कि फिजिक्स में कोई बंदा ना जाए। अगर किसी ने जाना है, हाँ जाए, रट्टेबाजी करे, टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई खो गया फिजिक्स में, वो वापस नहीं आता फिर बंदा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर किसी को बहुत ज्यादा शौक है फिजिक्स का, वो किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में चला जाए, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर करके अपना टाइम गुजार ले। अगर आप बैठ के सिर्फ सोचते रहेंगे ना थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, तो थ्योरेटिकल और फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं कि उसके बारे में बता नहीं सकता इंसान की वो इंसान पहुंचता कहाँ तक है। फिर अगर इंसान फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स में पड़ गया फिजिक्स की और कायनात की और यूनिवर्स की, वो फिर ऐसी जगह पहुंच जाता है कि वो किसी को बता भी नहीं पाता मैं कैसी जगह पहुंच गया हूँ। क्योंकि वो फिर उसको डर होता है कि लोग उसको पागल ही ना समझने लग जाएं। ठीक है। तो वो एक्चुअली में बता भी नहीं पाता कि उस वक्त वो किन हालात से गुजर रहा है दिमागी तौर पे, मेंटल मेंटल लेवल में, कि वो लोग फिर उसको कहेंगे कि इसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दो, ये बंदा पागल हो गया। तो इसलिए मैं मना करता हूँ लोगों को। बहरहाल अपनी कन्वर्सेशन पे वापस आते हैं। तो ये हमारे पास जो टाइम है, ये हमारा है रिलेटिविस्टिक टाइम, यानी कि ये वो टाइम है जो कि वो ऑब्जर्वर मेजर करेगा जो कि बहुत तेज रफ्तार से मूव कर रहा होगा। यानी कि अगर आप एक स्पेसशिप में बैठे हुए हैं और आप एक बहुत तेज रफ्तार से मूव कर रहे हैं, तो आपको जो टाइम फील होगा वो ये वाला होगा। दैट इज द रिलेटिविस्टिक टाइम। ये वाला टाइम, इसके ऊपर अभी हमने बात की है, बेसिकली दिस इज द प्रॉपर टाइम। ये प्रॉपर टाइम है, यानी ये वो ऑब्जर्वर देख रहा होगा जो जमीन पर है, साकिन है, बिल्कुल रुका हुआ है। ये वी, ये आपके पास है उस स्पेसशिप की वेलोसिटी, या वेलोसिटी, अब मैं स्पेसशिप ही लिख देता हूँ ज्यादा आसान आपके लिए यही होगा। ये है उस स्पेसशिप की वेलोसिटी जो कि बहुत तेज रफ्तार से मूव कर रहा है। और ये सी तो आप सारे जानते हैं, बेसिकली दिस इज द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट। अब ये फार्मूला मैंने आपके सामने खोल के बयान कर दिया, इसकी डेरिवेशन यहां पर नहीं है। डेरिवेशन आप एडवांस लेवल पे करते हैं हम। फेडरल बोर्ड में इसकी डेरिवेशन मौजूद है, फेडरल बोर्ड में मौजूद है, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। और फिर ओ ए लेवल की किताबों में भी ये मौजूद होती है, लेकिन मैं आपको नहीं करवाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि आपके पास ये जो वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसका आंसर हमेशा वन से छोटा आता है। यानी कि अगर आप कर लें स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इस पूरे का आंसर हमेशा वन से छोटा आएगा। और वो बिल्कुल अंडरस्टूड है, वो ऐसे कि ये स्पेसशिप की वेलोसिटी है और ये स्पीड ऑफ लाइट है। और अभी हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो कि हम ऊपर बात करते हैं, ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो। ये मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यानी स्पीड ऑफ लाइट, एक तो पहली बात पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, दूसरी बात उससे ज्यादा कुछ है नहीं। इसका मतलब ये है कि आपकी वी स्क्वायर हमेशा कम होगी और सी स्क्वायर हमेशा ज्यादा होगी। ये तो तय है। अगर ये तय है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हमेशा वन से कम आएगा। वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, जो मैंने येलो में की है, इसका आंसर हमेशा वन से क्या आने वाला है? कम। ये जो मैं येलो में कर रहा हूँ वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसका आंसर हमेशा वन से कम आएगा, क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है। तो तय सी बात है कि इसका आंसर वन से कम आएगा। अच्छा, अब आंसर वन से आया कम, आप इस जो भी आंसर आपको आया इसको आपने वन से माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ वन है माइनस में। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो तय है कि आंसर वन से छोटा आना है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा फैक्टर है ना, इस पूरे फैक्टर का आंसर वन से हमेशा क्या आता है? छोटा आता है। ये पूरे फैक्टर का आंसर वन से छोटा आता है। ये तो तय होगी बात, पूरे फैक्टर का आंसर वन से क्या आता है? छोटा आता है। अब चूंकि इस पूरे फैक्टर का आंसर वन से छोटा आता है, तो यहां पर ये बात तय हो जाती है कि जो आपका टी है, यानी कि रिलेटिविस्टिक टाइम, दैट विल बी ग्रेटर देन टी नॉट। ये यहां से तय हो जाती है बात कि जो आपका टी है दैट विल बी ग्रेटर देन टी नॉट। वो कैसे, जरा देखें।
लेट से हमारे पास यहाँ t इज इक्वल टू टी नॉट, और नीचे मैंने कहा आंसर 1 से छोटा आता है। लेट से नीचे आ गया 0.1। तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि t है 10 टाइम्स ऑफ टी नॉट, यानी t बड़ा है टी नॉट से। कितने गुना बड़ा है? 10 गुना। यानी मुझे पता चला कि हमारा रिलेटिविस्टिक टाइम, यानी वो बंदा जो बहुत तेज रफ्तार से मूव कर रहा होता है, हाई स्पीड से जा रहा होता है, उसको जो टाइम फील होता है ना, यानी कि रिलेटिविस्टिक टाइम, वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रॉपर टाइम। इस बात का गहरा मतलब ये है कि जौन सा बंदा स्पेसशिप में ट्रेवल करता है, उसके लिए ज्यादा वक्त, वक्त यानी देर से गुजरता है, वक्त ज्यादा लगता है उसको, और जो जमीन पर होता है उसको वक्त कम लगता है। इसका मतलब ये है कि जो स्पेसशिप में होता है बंदा, उसके लिए वक्त गुजरता है स्लो स्लो, और जो बंदा जमीन पर होता है उसके लिए वक्त कैसा गुजरता है? फास्ट। तो ये आपने याद रखना है कि जिसके लिए वक्त फास्ट गुजरता है वो जमीन पर होता है, और जिसके लिए वक्त स्लो गुजरता है वो बहुत हाई स्पीड पर मूव कर रहा होता है। तो ये याद रखिएगा, ये इसका फाइनल रिजल्ट है बेसिकली। तो फाइनल रिजल्ट इसका, ये इक्वेशन जरूर समझ लीजिएगा, ये कहता है कि आपका रिलेटिविस्टिक टाइम ज्यादा होता है प्रॉपर टाइम से। जिस बात का मतलब ये है कि जो बंदा स्पेसशिप में बहुत तेज रफ्तार से मूव कर रहा होता है, उसके लिए वक्त स्लो गुजरता है, बजाय उसके कि जो बंदा जमीन पर है उसके लिए वक्त फास्ट गुजरता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अ, अगर नीचे होगा जीरो होगा तो टाइम इन्फिनिट होगा। जी बेटे बिल्कुल, अगर नीचे जीरो होगा तो टाइम इन्फिनिट होगा। अब नीचे जीरो कब होगा, चलें ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा नीचे जीरो तब आएगा जब आपकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाएगी। यानी अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मूव करने लग जाएं, आपकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाए कि आप स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मूव करने लग जाएं, तो इस इक्वेशन में देखते हैं क्या होगा। इक्वेशन पहले लिखते हैं एज इट इज। टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइड बाय 1 - v² / c²। देखो अभी हमने बात की, हमारी वेलोसिटी c के बराबर है, तो ये जहां v² है वहां मैं c² लिख देता हूं। तो ये अब देखिएगा क्या बनेगा। यहां बनेगा जी t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइड बाय √1 माइनस v की जगह हम लिख देते हैं c² और नीचे पहले से ही c² है। अब c² से कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा टी नॉट डिवाइड बाय √1 माइनस, और c² से कैंसिल होगा, फिर क्या आएगा? 1 - 1। ये बनेगा टी नॉट डिवाइड बाय √0, और √0 भी जीरो होता है, तो टी नॉट बाय जीरो। और आप देखें कि आपका रिलेटिविस्टिक टाइम क्या हो जाएगा? इन्फिनिट। इसका मतलब है कि आपको वक्त इन्फिनिट नजर आएगा। इन्फिनिट नजर आने का मतलब समझ लीजिएगा, ये बड़ा गहरा मतलब देता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बंदा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने लग जाए, अगर कोई बंदा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने लग जाए, उसके लिए टाइम स्टॉप हो जाता है। उसके लिए टाइम क्या हो जाता है? स्टॉप। टाइम के यहां पर इन्फिनिट होने का मतलब इस इक्वेशन में क्या है कि टाइम क्या हो चुका है? स्टॉप हो चुका है। तो बेटे अगर आप लाइट के ऊपर सवार हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल लाइट ही आपकी स्पेसशिप हो और आप लाइट के ऊपर बैठ जाएं और आप ट्रेवल करने लग जाएं, तो क्या होगा कि आपके लिए वक्त जीरो हो जाएगा। मतलब ये इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब ये कि आपके लिए वक्त रुक जाएगा, आपके लिए वक्त स्टॉप हो जाएगा। आप टाइम को फील ही नहीं कर पाएंगे, आपके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। ये इतनी गहरी बात है कि जो रोशनी है, लाइट, उसके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी रोशनी को पता ही नहीं है, या रोशनी फील ही नहीं करती टाइम को, क्योंकि रोशनी के लिए, लाइट के लिए टाइम क्या हो चुका है? स्टॉप हो चुका है। नहीं बेटा, ये केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे मैथ वेरिएशन में, कि ये केस पॉसिबल क्यों नहीं है, कि हम स्पीड ऑफ लाइट के करीब क्यों नहीं ट्रेवल कर सकते। और ये भी आइंस्टाइन का एक पोस्टुलेट है कि हम स्पीड ऑफ लाइट के करीब कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकते। यूनिवर्स अलाउ ही नहीं करता कोई मैस स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर सके। हाँ, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए टाइम स्टॉप नहीं होता। मैं आपको ये पर्सपेक्टिव देना चाह रहा था कि रोशनी को क्या नजर आता है, रोशनी को क्या फील होता है। तो जवाब यह है कि रोशनी को वक्त फील नहीं होता। रोशनी के लिए टाइम स्टॉप हो चुका है। यानी रोशनी को पता ही नहीं होता कि वक्त नाम की कोई चीज है भी या नहीं। ये बेसिकली फिजिक्स की वो गहरी बातें हैं जो इंसान को ले डूबती हैं।
कि इंसान ये सोचता है कि अगर रोशनी को वक्त फी अब यहां पर भी एक सवाल बन जाता है अक्सर कि अगर रोशनी के लिए टाइम स्टॉप हो चुका है तो फिर उसको सूरज से जमीन पर पहुंचने के लिए 8 मिनट क्यों लगते हैं? दें इसका जवाब जरा। अभी हमने साबित किया, मैथमेटिकली साबित किया कि लाइट के लिए टाइम स्टॉप हो चुका है, लाइट के लिए वक्त रुक चुका है, तो फिर लाइट को सूरज से जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट क्यों लगते हैं? उसको तो फौरन पहुंच जाना चाहिए, मतलब ऐसे चुटकी बजाए पहुंच जाए, चुटकी बजाए पहुंच जाए, क्योंकि उसके लिए तो टाइम स्टॉप हो चुका है, उसको तो टाइम का पता ही नहीं है। तो फिर ये क्यों, ये खुला तजाद क्यों कि जमीन से सूरज तक, सॉरी, सूरज से जमीन तक रोशनी पहुंचने में 8 मिनट क्यों लग जाते हैं, हालांकि ये रोशनी के लिए तो टाइम स्टॉप हो चुका है? बताया जरा, इसका क्या क्या जवाब है आपके जहन में? उसके लिए स्टॉप है टाइम, बट हम स्टेशनरी हैं और हमारे लिए नहीं। क्या बात है फातिमा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, और इसका आंसर एग्जैक्टली यही है। इसका आंसर एग्जैक्टली यही है। तो बहुत अच्छा माइंड है आपका, जो कि फौरन बात को पिक कर गया। तो इसका जवाब बेटे ये है कि टाइम लाइट के लिए स्टॉप हुआ है, हमारे लिए नहीं हुआ। उसको सूरज से यहां तक पहुंचने में 8 मिनट हमारे लिए लगे हैं, हमारी आंखों से लगे हैं, क्योंकि